आज हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लारावल। और इस वीडियो में मैं आपको उसकी इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि बेसिकली लारावल है क्या, हमें इसे क्यों यूज करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखिए, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लारावल सीखने के लिए आपको कुछ प्योर नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपको आनी चाहिए PHP, और PHP में भी आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए OOPS की। देखिए, अगर आपको PHP नहीं आती है तो मैंने ऑलरेडी PHP से रिलेटेड एक बहुत बड़ा कोर्स बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। और इसी के साथ में आपको डाटाबेस की भी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि MySQL, क्योंकि इस थ्रू आउट द कोर्स हम MySQL को ही यूज करने वाले हैं लारावल के साथ। तो ये अब शुरू करते हैं लारावल के इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, जो लारावल है वो एक फ्री, ओपन सोर्स और एक बहुत ज्यादा पॉपुलर PHP वेब फ्रेमवर्क है जो कोडिंग का एक पैटर्न फॉलो करता है जिसे हम बोलते हैं MVC पैटर्न। और इसको बनाने वाले जो मेन डेवलपर हैं उनका नाम है टेलर ऑटवेल, जिन्होंने इसको लॉन्च किया था जून 2011 में। तो देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताया कि ये PHP का वेब फ्रेमवर्क है और ये MVC पैटर्न को फॉलो करता है। तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, फ्रेमवर्क क्या होता है और MVC पैटर्न क्या होता है, इसको भी अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लारावल जो इतना पॉपुलर है तो इसके मेन यूजेस क्या क्या हैं। देखिए, इसका सबसे पहला और मेन यूज है कि हम इससे वेब एप्स बना सकते हैं। वेब ऐप से मेरा मतलब है कि किसी भी तरीके का ऑनलाइन वेब सॉफ्टवेयर बनाना हो जिसको हम वेब एप्स बोलते हैं, या फिर हमने कितनी भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बनानी हो वो हम इसमें इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसका दूसरा और मेन यूज जो है वो है हम इससे APIs क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, आजकल क्या होता है कि जब भी हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो हमें उसकी मोबाइल एप्स भी क्रिएट करनी होती हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमें उसकी APIs क्रिएट करनी होती हैं। तो लारावल के अंदर इनबिल्ट API को क्रिएट करने वाला मॉड्यूल है जिससे हमारी APIs जो बहुत इजीली क्रिएट हो जाती हैं, जिसको आगे जाके हम अपनी मोबाइल एप्स में भी एम्बेड कर सकते हैं। या APIs का यूज हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बैकएंड जो है वेबसाइट का उसको लारावल में क्रिएट कर लिया और फ्रंट हम React.js या Vue.js को यूज करके बनाना चाहते हैं, तो वहां पर भी हमें APIs की जरूरत पड़ती है। तो उसको भी हम यहाँ पर लारावल की हेल्प से इजिली क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जिसमें हम समझेंगे कि MVC पैटर्न मॉडल क्या होता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको वो कोड दिखाता हूँ कि जो हम बिना लारावल या किसी और MVC फ्रेमवर्क के हम कैसे कोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने वेब एडिटर के अंदर अपनी एक फाइल ओपन करके रखी है। यही सेम फाइल मैंने अपने PHP कोर्स के अंदर भी आपको कराई थी, जहां पर मैंने आपको क्रूड बनाना सिखाया था। ये सेम वही फाइल है। अब उसके अंदर हमने वहां पर कोई भी MVC पैटर्न को फॉलो नहीं किया था और ना ही कोई फ्रेमवर्क यूज किया था। प्योर कोर PHP के अंदर ही हमने इस फाइल को बनाया था। तो इसके अंदर हम यहाँ पर 3 काम एक साथ कर रहे थे। वो 3 काम कौन कौन से थे? देखिए, यहीं पर हमारी HTML भी आ रही थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा HTML का कोड भी है, नीचे भी आपको दिख रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास जितना भी डाटाबेस की क्वेरीज का काम है वो भी हम यहीं पर कर रहे थे, सेम ही फाइल में जहाँ पे हमारा HTML का कोड रखा हुआ है। और इसी के साथ हम यहाँ पर तीसरा काम भी कर रहे थे, जो हम लॉजिक्स बना रहे थे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक लॉजिक बनाया जिसमें बताया गया है कि अगर उसको 0 से ज्यादा रिकॉर्ड्स मिले तभी ये टेबल को शो करे। तो ये भी एक लॉजिक है। यहीं पर मैंने लूप भी चलाया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह के जो लॉजिक्स हैं यहाँ पर आप वो सारे काम हम एक ही साथ करते थे। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि जितने भी हम पेज क्रिएट करते हैं उसमें बार बार जाके यहाँ पे कनेक्शन बनाते थे, बार बार इतनी बड़ी SQL की कमांड्स लिखते थे, बार बार इस क्वेरी को रन करते थे और कनेक्शन को लास्ट में जाके क्लोज करते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज भी किया हुआ है। तो इससे होता क्या, बेसिकली यहाँ पर हमारा जो कोड है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि तीनों काम एक साथ ही हो रहे हैं, डाटाबेस का काम, HTML का काम और हमारे लॉजिक्स का काम। अभी ये फाइल तो बहुत छोटी है, यहाँ पर सिर्फ 50 लाइंस का ही कोड है, मगर हमारे पास जो रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर हजारों लाइनों का कोड होता है। और अगर एक बार एरर आ जाए तो उस एरर को रिमूव करने में भी काफी टाइम चला जाता है, क्योंकि कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए ही हमारे पास यहाँ पे आता है MVC पैटर्न कोड। आइए उसको समझते हैं। देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे MVC पैटर्न होता है, इसमें M का मतलब होता है यहाँ पर मॉडल, V का मतलब होता है व्यू, और C का जो हमारे पास यहाँ पे मतलब निकल के आता है वो है कंट्रोलर। देखिए, जो ये MVC पैटर्न होता है 2 कोडिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ कंसर्न और दूसरा प्रिंसिपल है कोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न हमारे पास पहला प्रिंसिपल है वो कहता है कि जितना भी कोड है उसको सेपरेट करो, उसको सबको एक साथ मत रखो। और दूसरा प्रिंसिपल है कि कोड को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करो, जिसे बाद में जाकर मॉडिफाई करना, उसमें टेस्टिंग करना सब कुछ ईजी हो जाए। तो यही सारा काम हम MVC मॉडल में बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए, जो यहाँ पर मॉडल होता है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डाटाबेस का ही काम होता है सिर्फ।
जैसे सीक्वल से रिलेटेड क्वेरीज का काम। कोई भी हमने डाटा को फॉर्म से लेकर ऑनलाइन डाटाबेस में सेव करना है या डाटाबेस में से डाटा को रीड करना है, मॉडिफाई करना है, जितने भी काम होते हैं ये सारे हम अलग से एक फाइल में करते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉडल। उसके बाद आती है बारी व्यू की, जिसके अंदर हमारा होता है यूजर इंटरफेस का काम, मतलब कि HTML का काम। जो भी हमारा डाटा फैच होके आता है डाटाबेस में से उसको यूजर को दिखाना कैसे है। और लास्ट में हमारे पास आता है यहाँ पे कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब होता है बिजनेस लॉजिक से। जो भी हमें अपने कोडिंग में लॉजिक्स लगाने होते हैं उसके लिए हम फाइल ही अलग बनाते हैं। और कंट्रोलर का एक मेन काम और भी होता है कि वो एज ए मीडिएटर काम करता है मॉडल और व्यू के बीच में। ये मीडिएटर कैसे काम करता है, आइए इसको भी हम डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक यूजर है जो हमारी ही किसी वेबसाइट के पेज को एक्सेस करना चाहता है। तो अगर हमारी वेबसाइट MVC पैटर्न को फॉलो करती है तो ये सारा काम कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। यूजर जो है सबसे पहले एक रिक्वेस्ट देगा और वो रिक्वेस्ट सर्वर पे सीधा जाएगी कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर देखेगा कि यूजर ने किस पेज का एक्सेस मांगा है। अगर उसके अंदर डाटाबेस का कुछ डाटा दिखाना है तो कंट्रोलर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा मॉडल को कि मुझे पर्टिकुलर इस पेज का डाटा चाहिए। तो मॉडल क्या करेगा, मॉडल के अंदर बेसिकली सीक्वल क्वेरीज का काम होता है, मतलब कि डाटाबेस से सारा रिलेटेड काम मॉडल के अंदर ही होता है। तो मॉडल डाटाबेस से सारा डाटा फैच करके एज ए रिस्पॉन्स कंट्रोलर को सेंड करेगा। तो यहाँ पर कंट्रोलर के पास सारा डाटा आ जाएगा डाटाबेस से। अब वो होता है बेसिकली रॉ डाटा जिसको हम यूजर को सीधा सेंड नहीं कर सकते। तो उसके बाद कंट्रोलर जो है वही सेम डाटा व्यू को सेंड करेगा, क्योंकि व्यू के अंदर हमारे पास होती है HTML जो भी यूजर इंटरफेस है, जिसके अंदर हम यहाँ पर एक्चुअल डाटा को एक बढ़िया सी HTML के अंदर यहाँ पे शो करते हैं। तो लास्ट में व्यू क्या है, वही डाटा को HTML के साथ एम्बेड करके यूजर को सेंड कर देता है एज ए रिस्पॉन्स। और यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यूजर ने जिस पेज का एक्सेस मांगा है उसमें कोई भी डाटाबेस से रिलेटेड कोई डाटा है ही नहीं। वो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो एक स्टैटिक पेज हो। तो उस केस में क्या होगा, जब रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाएगी तो कंट्रोलर समझ जाएगा इसमें डाटाबेस का कोई भी डाटा शो नहीं करना है। तो वो रिक्वेस्ट वो सीधा व्यू को भी दे सकता है और व्यू उस पेज को एज ए रिस्पॉन्स यूजर को सेंड कर देता है। तो इस तरह हमारा ये पूरा MVC मॉडल वर्क करता है। आइए अब इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल कोड भी दिखाता हूँ कि MVC मॉडल में हम काम कैसे करते हैं। ये कोडिंग का एग्जाम्पल कोई लारावल का एग्जाम्पल नहीं है, ये एक नॉर्मल PHP में बना हुआ MVC का मॉडल है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं अपने कंट्रोलर्स। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपना एक फोल्डर बनाया कंट्रोलर्स नाम से, उसके अंदर मैंने अपनी एक फाइल बनाई है mycontroller.php। अब इसके अंदर जाकर मैं यहाँ पर अपना एक मेथड क्रिएट करूंगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपना एक मेथड बनाया है टोटल फ्रॉक्स। ये मेथड हमें क्या करने वाला है मैं आपको उसको डिटेल में बता देता हूँ। ये डाटाबेस में से जितने भी फ्रॉक्स नाम के हमारे पास एंट्रीज हैं उनको यहाँ से सिलेक्ट करके लाएगा और हमारे को ये बताएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ फ्रॉक्स की एंट्री है डाटाबेस में। तो देखिए इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, क्योंकि कंट्रोलर है, कंट्रोलर देखेगा कि इसको एक डाटा चाहिए मॉडल से, मतलब कि डाटाबेस से। तो हमने यहाँ पर मॉडल नाम यूज किया और इसके अंदर फ्रॉक्स नाम के मॉडल को यहाँ पर कॉल किया है। तो हमें इस नाम का मॉडल भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं एक अलग से फोल्डर में जिसका नाम है मॉडल्स, जिसके अंदर हमारी सारी मॉडल से रिलेटेड फाइल्स होंगी, उसी के अंदर मैंने यहाँ पर अपनी एक फाइल बना ली है frogs.php। और इसके अंदर भी हम यहाँ पर अपना एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है काउंट फ्रॉग्स। अब मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि मॉडल्स के अंदर डाटाबेस से रिलेटेड काम होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक क्वेरी लिखी है और क्वेरी भी पूरी नहीं लिखी है, मतलब कि यहाँ पर उसका भी बना हुआ मेथड है वेयर और फ्रॉम। मतलब कि एनिमल्स नाम के एक टेबल में से हमें एक कॉलम को फाइंड करना है जिसका नाम है टाइप, और उसमें से वर्ड फाइंड करना है फ्रॉग। तो जितने भी इसको फ्रॉग्स नाम के वर्ड मिलेंगे वो हमारे आ जाएंगे क्वेरी में। यहाँ पे हमने क्वेरी को चलाया है और इसके बाद हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ रोज यहाँ पे गेट हुई हैं कि कितने नंबर ऑफ फ्रॉग्स हैं उसको हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोलर ने जब इस मॉडल को कॉल किया था फ्रॉग्स नाम के मॉडल को, तो इसने उसका एक मेथड भी कॉल किया था काउंट फ्रॉग्स, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और इस मेथड ने रिटर्न किया हमें नंबर ऑफ फ्रॉग्स जो हमारे इस वाले वेरिएबल में आके स्टोर हो गए। अब ये हमारे पास डाटा तो आ चुका है कंट्रोलर के पास, अब इसको हम यूजर को दिखाना चाहते हैं और वो भी HTML के अंदर। तो यहाँ पर हमें कॉल करना पड़ेगा अपने व्यू को। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया डाटा और उसमें बनाया फ्रॉगिस नाम की एक की जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्रॉग स्टोर हैं, और यही मैंने डाटा सेंड कर दिया अपनी व्यू वाली फाइल को। देखिए यहाँ पर मैंने फ्रॉग व्यू नाम की एक फाइल बनाई है जिसके अंदर मैं यहाँ पर डाटा को सेंड कर रहा हूँ, मतलब कि नंबर ऑफ फ्रॉग्स को। तो हमें इस नाम की एक व्यू फाइल भी बनानी पड़ेगी। तो देखिए मैंने एक अलग से फोल्डर में जिसका नाम है व्यूज, जिसके अंदर सारी व्यूज से रिलेटेड फाइल बनेंगी, उसके अंदर यहाँ पर फ्रॉग व्यू नाम से मैंने एक फाइल बनाई है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉल भी किया था। और यहीं पर मैं अपनी HTML का काम भी करूंगा। ये देखिए
तो जो भी डाटा से यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर एज ए नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि HTML का काम कितना छोटा हो चुका है और डाटाबेस का काम बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जितने भी लॉजिक्स लग रहे हैं कि किस मॉडल को कॉल करना है, किस व्यू को डाटा सेंड करना है, वो सारा काम कंट्रोलर कर रहा है। तो लारावल जो हमारा फ्रेमवर्क है तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही काम होता है। हमारा कोड जो है सब अलग अलग ब्लॉक्स में बनता है, लॉजिक्स अलग ब्लॉक्स में होते हैं, मॉडल्स अलग ब्लॉक्स में होते हैं और व्यू की फाइल अलग अलग ब्लॉक में होती है। तो ये इसके बाद हम इसके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं कि MVC मॉडल में काम करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, जो इसका सबसे पहला बेनिफिट होता है वो होता है ऑर्गेनाइज कोड। जैसे कि हम देख चुके हैं सारा कोड अलग अलग फाइल्स में पड़ा हुआ है। तो उससे फायदा क्या होता है, बाद में जब भी हमने कोड को ठीक करना हो या कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो हमें पूरी की पूरी फाइल्स को यहाँ पर फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है। अगर सिर्फ डाटाबेस का काम है तो हम मॉडल्स में जाएंगे, अगर HTML का काम है तो डिजाइनर को सिर्फ अपनी HTML की फाइल ही ओपन करनी है। तो इसका दूसरा बेनिफिट है इंडिपेंडेंट ब्लॉक। देखिए, अगर हम एक ही मॉडल के अंदर जाकर अलग अलग पेज के मॉडल्स क्रिएट करेंगे तो वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम एक में भी चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरे मॉडल पे नहीं पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एक कंट्रोलर में भी मल्टीपल कंट्रोलर्स बना सकते हैं और अगर एक कंट्रोलर में एरर आया तो उसका रिफ्लेक्ट जो है दूसरे कंट्रोलर पे नहीं पड़ता है। तो जितना भी कोड है वो सारा कुछ अपने आप इंडिपेंडेंट वर्क करता है, जिसका फायदा क्या होता है, जो हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी कम हो जाती है, जिसका हमारे को आगे भी बेनिफिट मिलता है, जिससे कोड को मेंटेन करना इजी हो जाता है, उसको मॉडिफाई करना भी आसान हो जाता है। इसका एक बेनिफिट और भी होता है कोड की रीयूजेबिलिटी। देखिए, हमने एक पर्टिकुलर एक जैसे मॉडल बना लिया तो सेम मॉडल को ही हम बार बार अलग अलग फाइल्स में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि जितना भी मॉडल बन रहा है या कंट्रोलर्स बन रहे हैं वो सब एक मेथड में बन रहे हैं जिसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो फंक्शन का बेनिफिट ही यही होता है कि हम उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। इसका दूसरा एक बड़ा बेनिफिट होता है इम्प्रूव कोलैबोरेशन, जिसका मतलब है कि अगर हमारी एक टीम है और टीम में जैसे 7-8 डेवलपर्स हैं और सारे डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो MVC फ्रेमवर्क में हमारे को ये बेनिफिट मिल जाता है कि सारे अपना अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितना भी कोड होता है वो सारा अपने इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स पे होता है। तो एक डेवलपर मान लीजिए A नाम के पेज पे काम कर रहा है और दूसरा डेवलपर B नाम के पेज पे काम कर रहा है, अपने अलग मॉडल पे काम कर रहा है, अपने अलग कंट्रोलर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी किसी के कोड को कन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता। और इसके बाद जो इसका एक मेन बेनिफिट और है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जिसका मतलब है कि जो ये MVC पैटर्न है इसका लिंक सिर्फ PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही नहीं है, आप इसको किसी भी लैंग्वेज के साथ काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पाइथन में काम करना चाहते हैं या Node.js में काम करना चाहते हैं या ASP.NET में काम करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप सेम MVC पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो आजकल जितने भी नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा मर्न है, Django है या कोडिग्नाइटर है, लारावल है, वो सारे MVC पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड में कौन कौन से पॉपुलर MVC फ्रेमवर्क्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि PHP के पॉपुलर MVC फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर उसकी एक लिस्ट है। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है लारावल एक MVC फ्रेमवर्क है, सिम्फनी है, कोडिग्नाइटर है, याई है, केक PHP है, जेन फ्रेमवर्क है। देखिए, ये सिर्फ लिस्ट यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने वर्ल्ड के जितने भी टॉप PHP फ्रेमवर्क्स हैं उन्हीं का ही यहाँ पर सिर्फ नेम बताया आपको, जिसमें से लारावल जो है इस समय टॉप मोस्ट फ्रेमवर्क है और इन्हीं फ्रेमवर्क्स ने लगभग 99% मार्केट को कवर किया हुआ है। उसमें से भी जो सबसे ज्यादा शेयर है वो है लारावल का, मतलब कि जो मैक्सिमम वेबसाइट्स बन रही हैं वो लारावल पे ही बन रही हैं। ये सभी मैं आपको अभी नेट पे चेक भी कराऊंगा इसकी रेटिंग को शो करके। अब बात करते हैं हम दूसरी लैंग्वेजेस पे बने हुए MVC फ्रेमवर्क्स की। देखिए, जो पाइथन के डेवलपर्स हैं वो यूज यहाँ पे कर सकते हैं Django या Flex। ये भी दोनों MVC पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, जिसपे आप वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है रूबी ऑन रेल्स, जो एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है रूबी, उसी पे बना हुआ ये फ्रेमवर्क है। इसके बाद हम बात करते हैं Node.js पे बना हुआ फ्रेमवर्क, जो इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है Express.js। आपने बहुत सारी ऐसी जॉब्स देखी होंगी जहां पर लिखा होता है मर्न स्टैक डेवलपर। जो यहाँ पर मर्न स्टैक होता है वो होता है बेसिकली Node.js पे बना हुआ Express.js वाला फ्रेमवर्क। और इसके बाद लास्ट हमारी लिस्ट में है ASP.NET MVC फ्रेमवर्क, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। ASP.NET उसी पे ही बना है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। अगर आपने एक भी MVC पैटर्न को सीख लिया है, मतलब कि लर्न कर लिया है एक भी MVC पैटर्न और उस पर 2-3 प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने लारावल सीख लिया है, तो उसके बाद जितने भी अदर फ्रेमवर्क्स हैं
जैसे सिम्फनी हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया, केक पीएचपी हो गया, या दूसरी लैंग्वेजेस के भी जो फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस.js, डजेंगो हो गया, उसको आपको सीखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि लगभग सेम सा ही कोड पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। मैं खुद भी यहाँ पर कई फ्रेमवर्क्स में काम कर चुका हूँ, जैसे लारावल, कोडिग्नाइटर, डजेंगो, एक्सप्रेस.js। तो इनको सीखने में मेरे को कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा था। सिर्फ मैंने सबसे पहले कोऑर्डिनेटर में कई साल काम कर चुका था, तो उसके बाद मैंने लारावल सिर्फ 2 ही दिन में सीख लिया था। बिल्कुल इसी तरह से मैंने डजेंगो को भी यहाँ पर 2 या 3 दिन के अंदर ही सीख लिया था, क्योंकि एमवीसी पैटर्न जो है हर लैंग्वेज के अंदर सेम ही तरीके से काम करता है। तो ये अब इसके बाद मैं आपको नेट पे लेकर चलता हूँ और वहां पर मैं आपको चेक कराता हूँ कि लारावल बाकी जितने भी एमवीसी फ्रेमवर्क्स है उनके कंपैरिजन में कहाँ पे स्टैंड करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने वेब ब्राउजर के अंदर वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है गूगल ट्रेंड्स, जिसके अंदर यहाँ पर मैं आपको अलग अलग फ्रेमवर्क्स का कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पीएचपी के जितने पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, लारावल, सिम्फनी, कोऑर्डिनेटर, याई या केक पीएचपी, इन सब में यहाँ पर पॉपुलर का इंडेक्स चेक करा रहा हूँ। तो देखिए जो ये मेरा इंडेक्स है ये है इंडिया से रिलेटेड, मतलब कि इंडिया में इनमें से क्या पॉपुलर है, और मैं पिछले 5 साल का यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लू कलर में जो है लारावल आपको दिख रहा है कि यही इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर एमवीसी फ्रेमवर्क है पीएचपी का। इसके कंपैरिजन में जहाँ पे आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेटर है वो 2nd नंबर पे है, उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा जितने भी दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं जैसे सिम्फनी हो गया, याई हो गया या केक पीएचपी हो गया, वो लारावल के मुकाबले बहुत ही कम पॉपुलर हैं। अगर मैं यही जो इंडेक्स है आपको पाकिस्तान में चेक कराऊं तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि यहां पर भी जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है एमवीसी का वो आपको लारावल ही दिखेगा। देखिए लारावल कितना ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू सिम्फनी, कोऑर्डिनेटर, याई या केक पीएचपी के। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको वर्ल्ड का भी इंडेक्स चेक करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट किया और पिछले 5 साल का यहाँ पर आपको रिजल्ट शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लारावल जो है टॉप पे है, सबसे ज्यादा टॉप पे, सबसे ज्यादा यूज होने वाला पीएचपी का जो फ्रेमवर्क है वो लारावल ही है। अब इसके बाद मैं आपको कंपेयर दिखाता हूँ लारावल का दूसरे फ्रेमवर्क से। ये देखिए यहाँ पर मैं लारावल को कंपेयर कर रहा हूँ डजेंगो से जो पाइथन पे बेस्ड एमवीसी फ्रेमवर्क है, फिर है रूबी ऑन रेल्स, एक्सप्रेस.js, ASP.NET, MVC। ये जितने भी पॉपुलर वर्ल्ड के एमवीसी फ्रेमवर्क्स हैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ लारावल से। तो ये इंडेक्स है इंडिया का। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर भी जो टॉप में है वो है लारावल। देखिए लारावल का ही यहाँ पर पिछले 5 साल का आप रिजल्ट देख रहे हैं, अभी भी टॉप पोजीशन पे बना हुआ है। उसके बाद आता है यहाँ पर इंडिया में डजेंगो। जैसे आप देख रहे हैं डजेंगो और लारावल लगभग सेम सी ही पोजीशन पर चल रहे हैं, दोनों की पॉपुलैरिटी सेम ही है। उसके बाद यहाँ पर है ASP.NET जिसकी पॉपुलैरिटी आप देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो चुकी है, और रूबी ऑन रेल्स भी काफी पॉपुलर था पहले, अब कम हो चुका है। और एक्सप्रेस.js जो है वो अभी अभी उठना शुरू हुआ है पिछले 1-2 साल से, और वो Node.js पे बेस्ड है। ये सिर्फ गूगल का इंडेक्स है, मैं आपको दूसरे इंडेक्स भी अभी आपको चेक कराऊंगा। अब मैं इसी कंपेयर को यहाँ पर वर्ल्ड वाइड चेक कराता हूँ कि वर्ल्ड में क्या पॉपुलर है। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर देखिए वर्ल्ड में भी लारावल और डजेंगो दोनों आसपास ही चल रहे हैं, और पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि लारावल जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है एज कंपेयर टू डजेंगो के। और जहां पर हम बात करें रूबी ऑन रेल्स, एक्सप्रेस.js, उनकी पॉपुलैरिटी अभी लारावल और डजेंगो के मुकाबले काफी कम है। यहाँ पे आप मैप कंपेयर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी एशियन देश हैं, मतलब कि एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर लारावल ही पॉपुलर है। आप देख रहे हैं कि इंडिया में, पाकिस्तान में, यहाँ बांग्लादेश वगैरह जितने भी एशियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर लारावल ही पॉपुलर है। यहाँ पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जहां पर लारावल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब अगर बात करें अमेरिका की या कनाडा की या रशिया की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डजेंगो ज्यादा पॉपुलर है, मतलब कि वहां पर पाइथन पे ज्यादा काम होता है वेब एप्लीकेशंस पे। अब इसके बाद मैं आपको गूगल की सर्च का यहाँ पर आपको इंडेक्स दिखाता हूँ साथ में। देखिए मैंने यहाँ पर गूगल पे जाके सर्च किया है पॉपुलर एमवीसी फ्रेमवर्क्स, और यहाँ पर हमारे सामने कुछ पिक्चर्स आ रही हैं, मतलब कि एक इंडेक्स दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली पोजीशन पे यहाँ पर आ रहा है लारावल, उसके बाद आ रहा है यहाँ पर एक्सप्रेस.js। मैं आपको इस लिस्ट को पूरा ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप ये इंडेक्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर केक पीएचपी भी है, सिम्फनी भी है, पीएचपी के और भी कई फ्रेमवर्क्स हैं। तो यहाँ पर आप इसकी रैंकिंग चेक कर सकते हैं। पीएचपी पे एक पॉपुलर फ्रेमवर्क और भी है जिसका नाम है फ्यूल पीएचपी। एक और है यहाँ पर फैल्कॉन, ये भी पीएचपी बेस्ड ही है। यहाँ पर ASP.NET भी आपको दिख रहा होगा, रूबी ऑन रेल्स,
तो यहाँ पर जितने भी पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं उस पर सबसे पहले यहाँ पर इसने दिखाया हमारे को लारावल, क्योंकि लारावल की जो इस टाइम पे सर्चेज होती हैं गूगल पे सबसे टॉप पर है। अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरा इंडेक्स भी दिखाता हूँ जो है स्टैक ओवरफ्लो का। ये देखिए जो स्टैक ओवरफ्लो है ये कोडिंग के क्वेश्चंस पूछने के लिए या प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी वेबसाइट है। मतलब कि नेट पर इससे बड़ी वेबसाइट कोई भी नहीं है जहां पर जाकर डेवलपर जो है अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वहां पर भी यहाँ पर एक रेटिंग है, कि जो रेटिंग है इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, जहां से जाके आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए इस रेटिंग के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Node.js जो है अभी टॉप पे है। ये एक लैंग्वेज है, ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है, हम इसे फ्रेमवर्क नहीं कहते, MVC का कोई फ्रेमवर्क नहीं है ये। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे है React.js, मगर ये भी कोई सर्वर साइड MVC फ्रेमवर्क नहीं है, ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जैसे jQuery है। मगर पॉपुलर यहाँ पर है Express.js, इसको भी यहाँ पर ये टॉप पे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर बैकएंड MVC फ्रेमवर्क्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ASP.NET भी है यहाँ पर सेकंड नंबर पे, Django है, Flask है और यहाँ पर Laravel है। तो Laravel इनके मुकाबले अभी नीचे दिखा रहा है, मगर Laravel यहाँ पर जितने भी PHP बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं MVC के उसमें टॉप पर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर Symfony जो PHP बेस्ड फ्रेमवर्क है वो Laravel के बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसके बीच में जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं वो सारे दूसरी लैंग्वेजेस पे बेस्ड हैं। ये पॉपुलैरिटी हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए जो यहाँ पर Node.js है या Express.js है वो इतने पॉपुलर क्यों हैं? देखिए उनको आए हुए अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो सिर्फ यहाँ पर 3 या 4 साल पुराने फ्रेमवर्क्स हैं और धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो उनके डेवलपर्स हैं उनको कोडिंग की जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसकी सर्चेज यहाँ पे ज्यादा होती हैं। और Laravel को आए हुए यहाँ पर अब 12 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पर लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और Laravel जितने भी दूसरे मैंने फ्रेमवर्क्स में काम किए एज कम्पेयर टू दुनिया का सबसे ज्यादा इजिली सीखने वाला फ्रेमवर्क है, जिसमें प्रॉब्लम्स ना के बराबर होती हैं। तो देखिए अब हमारे को यहाँ पर ये समझ आ चुका है कि MVC मॉडल क्या होता है, MVC पैटर्न क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बार बार एक वर्ड बोला है MVC फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है और Laravel को MVC फ्रेमवर्क क्यों बोला जाता है? तो आइए फ्रेमवर्क के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए जो प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं ये होता है एक सेट होता है जिसमें हम पहले से लिखा हुआ कुछ कोड होता है और लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, जिसकी हेल्प से हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है वो काफी इजी हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास जितना भी प्री रिटन कोड होता है और लाइब्रेरीज होती हैं उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं और वो मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारे हर वेबसाइट में लगभग यूज होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फ्रेमवर्क्स का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल है डाटाबेस कंपोनेंट्स का। देखिए जितनी भी हमारी यहाँ पर अब वेबसाइट्स बनती हैं उसमें से आप लगभग लगा सकते हैं 99% वेबसाइट्स के अंदर डाटाबेस का यूज होता है। तो हमें डाटाबेस का कोड शुरू से ना करना पड़े तो उसके लिए यहाँ पर डाटाबेस के कंपोनेंट्स बने होते हैं पहले से ही, जैसे डाटा को फैच करना है या डाटा को फॉर्म से उठाकर डाटाबेस में सेव करना है। इस सब काम को करने के लिए हमें शुरू से सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उसके बने हुए कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद जैसे आता है कैशिंग का कंपोनेंट, तो ये भी हर फ्रेमवर्क में आपको मिल जाता है। कैशिंग का बेसिकली काम होता है जोन सी पेज की रिक्वेस्ट यूजर ज्यादा करते हैं तो उस पेज की कैशिंग हो जाती है सर्वर पे ताकि वेबसाइट फास्ट लोड हो। और थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे पेजिनेशन का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर वेबसाइट में लगभग जहाँ पर भी बहुत सारा डाटा हमें शो करना होता है वहाँ पे हमें पेजिनेशन लगानी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको अपने PHP के कोर्स में भी जो हमने एक प्रोजेक्ट किया था न्यूज ब्लॉक, वहाँ पर भी आपको पेजिनेशन का कोड करना सिखाया था। तो उस कोड में बहुत सारे लॉजिक्स लगते हैं और बहुत सारा हमें कोड करना होता है। तो इसका भी बना बनाया कोड हमारे को फ्रेमवर्क्स के अंदर मिल जाता है, बस हमारे को उठा के उसका एक फंक्शन ही कॉल करना होता है, वो पेजिनेशन अपने आप ही लग जाती है। इसके बाद आता है हमारा सेशन मैनेजमेंट। देखिए हर लॉग इन लॉग आउट में हमें यहाँ पर सेशंस की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं उसके अंदर ये बने हुए सेशंस होते हैं जहाँ पर हमारा सेशन का जितना भी कोड होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद आती है फॉर्म हैंडलिंग की बात। जैसे हमें वैलिडेशंस लगानी है, फॉर्म्स के अंदर सिक्योरिटी डालनी है, वो सारा कोड हमें कम करना होता है क्योंकि इसके अंदर वो सारा फीचर इनबिल्ट ही होता है। इसके बाद हमारा फीचर जैसे सिक्योरिटी मैकेनिज्म। देखिए जैसे हमने PHP का कोड किया था, मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बनाने सिखाए थे, तो हमने वहां पर सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे फंक्शंस को लिखा था जो कि हमारे लिए एक अननेसेसरी काम है। और मान लीजिए अगर हम कहीं पर भी सिक्योरिटी का कोई फीचर देना भूल गए तो वहीं से हैकर जो है हमारी वेबसाइट हैक कर सकता है। तो ऐसी दिक्कत जितने भी हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे Laravel है उसके अंदर इनबिल्ट ही सिक्योरिटी का मैकेनिज्म होता है जो हमारी वेबसाइट को अपने आप ही सिक्योर कर देता है, हमें खुद से कुछ सिक्योर करने की जरूरत नहीं होती है। फिर एक हमारा फीचर है यूजर ऑथेंटिकेशन।
देखिए हर वेबसाइट में लॉगिन लॉगआउट का हमारे को ऑप्शन बनानी होती है और हर पेज में चेक करना होता है कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है। वो सारा का सारा काम हमारे पास लारावल जैसे फ्रेमवर्क के अंदर इनबिल्ट ही होता है। फिर आता है एपीआईज की बात। देखिए हमें वेबसाइट बनाने के बाद कई बार एपीआईज को क्रिएट करना होता है, जिसको हम वेबसाइट के फ्रंट एंड पे शो करना चाहते हैं React.js के साथ या Vue.js के साथ, या अपनी मोबाइल एप्स में भी एपीआईज का यूज करते हैं। तो लारावल जैसे जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एपीआईज बनाने का यहाँ पर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल होता है, जिसकी हेल्प से हमारे को यहाँ पर एपीआईज बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं जैसे पेमेंट गेटवे की। ये भी एक एग्जांपल है। देखिए आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स बनती हैं जहां पर हमें यूजर से पेमेंट लेनी होती है, तो हमें पेमेंट गेटवे भी लगाने होते हैं, तो उसका भी हमें शुरू से कोड करना पड़ता है। तो फ्रेमवर्क्स का फायदा क्या होता है, यहाँ पर हमारे को उसका बना बनाया मॉड्यूल या कंपोनेंट मिल जाता है, जिसकी हेल्प से यहाँ पर हमारे को पेमेंट गेटवे लगाने का काम सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ही हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये बात तो क्लियर होगी यहाँ पर जितने भी प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पर आपको जितने भी एग्जांपल शो किए ये सारे सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे बेस्ड एमवीसी फ्रेमवर्क्स के हैं। मैं यहाँ पर React.js, AngularJS, Vue.js की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर यहाँ से आप फ्रेमवर्क से समझ सकते हैं कि फ्रेमवर्क के अंदर बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हमारा काम करना आसान हो जाता है, हमें शुरू से कोई कोड करना नहीं होता। अब यहाँ पर लास्ट में इसके एक बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। देखिए जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं इनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हमारा कोड जो होता है काफी ऑर्गेनाइज होता है कि हमें सारा का सारा कोड खुद नहीं लिखना होता, हम बने बनाए मॉड्यूल्स को यूज कर लेते हैं। उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होती है, मतलब कि जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पर आप लारावल के डेवलपर हैं, अब उस कंपनी को छोड़ के अगर आप दूसरी कंपनी में जाते हैं एज ए लारावल डेवलपर, तो वहां पर आपको जाकर कोई अलग से उस कंपनी का अलग से कोडिंग का पैटर्न सीखने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं अगर आप एक फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं तो दूसरी कंपनी में भी उसी फ्रेमवर्क में वैसा ही काम हो रहा होता है, वैसे ही एमवीसी पैटर्न को फॉलो करके हम काम करते हैं। और जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं यहाँ पर उसमें टेस्टिंग और डिबगिंग की सपोर्ट होती है, जिसकी हेल्प से हमें यहाँ पर फायदा क्या होता है, हमारे कोडिंग में जितने भी एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, उनको ढूंढने में हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। और लास्ट में जो इसका सबसे मेन बेनिफिट है वो है कम्युनिटी एंड सपोर्ट। देखिए जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है, React.js है, AngularJS है, लारावल है, कोऑर्डिनेटर है, जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं उसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इजिली ऑनलाइन जाकर स्टैक ओवरफ्लो पे या गूगल करेंगे कहीं पर भी, तो आपको इजिली उसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एक ही फ्रेमवर्क के बहुत सारे डेवलपर्स हैं और वो सारे आपकी हेल्प करने को रेडी होते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हमें कोड करना नहीं होता कि शुरू से आपको समझाना पड़े, सिर्फ इजिली आपको बताना होता है कि ये लाइब्रेरी को यूज कर लो या इस कंपोनेंट को यूज कर लो। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने लारावल फ्रेमवर्क के बेनिफिट्स की। देखिए जितने हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बेनिफिट्स देखे, ये सब बेनिफिट्स भी आपको लारावल के अंदर ऑटोमेटिकली मिलते हैं, क्योंकि लारावल भी एक फ्रेमवर्क है और वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है। तो देखिए इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है ओपन सोर्स। देखिए लारावल के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, मतलब कि किसी को पैसे नहीं देने यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके रेगुलर हर साल कहीं बार अपडेट्स आते रहते हैं। तो आपको ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आप कोई आउटडेटेड कोड यूज कर रहे हैं जिसका बेनिफिट हैकर ले जाएगा आपकी साइट को हैक करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। इसके बाद जो इसका बेनिफिट है वो है एलिगेंट सिंटैक्स। देखिए इसके सिंटैक्स जो है लारावल के बहुत ज्यादा इजी है। मैंने जितने भी फ्रेमवर्क्स में काम किया है, लारावल ही एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें मेरे को ऐसा लगा कि इसको सीखना बहुत ही ज्यादा आसान है। जिसको PHP की नॉलेज है और ऊप्स की नॉलेज है, वो सिर्फ 2 दिन के ही अंदर लारावल को सीख के काम करना शुरू कर सकता है। इसके बाद इसका एक बेनिफिट है MVC आर्किटेक्चर। मैंने ऑलरेडी आपको MVC के सारे बेनिफिट्स और काम करने का तरीका बता चुका हूँ। तो लारावल MVC पैटर्न को ही फॉलो करता है, जिसमें कोड जो है बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है, इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स होते हैं, जिसको बाद में हमने मॉडिफाई करना हो, जो उसमें टेस्टिंग करनी हो, वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। इसके बाद इसमें एक बेनिफिट आता है डाटा माइग्रेशन और ORM। इस तरह का जो बेनिफिट है मैंने दूसरे फ्रेमवर्क्स में कम देखा है। देखिए जो इसमें डाटा माइग्रेशन का बेनिफिट है उसमें क्या होता है, लारावल के अंदर इनबिल्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप क्वेरीज पहले से ही बना के रख सकते हो, और जब भी इसको जाके सर्वर पे इंस्टॉल करना है या एंड टाइम पे जब आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को देना है, तो वहां पर उसको डाटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है MySQL के अंदर जाकर, और वहां पर टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। वो ऑटोमेटिकली जैसे ही लारावल को इंस्टॉल करेगा, मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट को, तो उसके डाटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं और टेम्परेरी डाटा जितना भी इनिशियली चाहिए वो सारा अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। तो ये फैसिलिटी हमारे को लारावल के अंदर मिलती है।
और इसी के साथ इसके अंदर एक बेनिफिट होता है ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैनेजमेंट। देखिए उसमें यहाँ पर हमारे पास क्या बेनिफिट होता है। देखिए कई बार जो हमारा डाटाबेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें हमारे को मल्टीपल टेबल में से रिलेशन बनाकर क्वेरी चलानी पड़ती हैं और इस तरह की कॉम्प्लेक्स क्वेरी को लिखने में ही हमारे पास कई बार आधा दिन भी चला जाता है। तो ORM हमारे को यहाँ पर ये फैसिलिटी देता है कि हमें क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसका इनबिल्ट फीचर होता है जो मैं आपको आगे जाके ट्यूटोरियल्स में पढ़ाऊंगा भी, जिसकी हेल्प से आप जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स क्वेरी को लिख सकते हैं। आपको शुरू से पूरी कॉम्प्लेक्स सीक्वल क्वेरी लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद इसके अंदर एक बेनिफिट है रोबस्ट राउटिंग सिस्टम। देखिए जो राउटिंग होता है वो हम कहते हैं यूरल्स को। अब यूरल जब भी हमने अपना PHP का भी प्रोजेक्ट बनाया था तो वहां पर हम देखते थे कि जो भी फाइल का ऊपर नाम आता था तो उसके आगे लिखा होता था .php, जिसे आसानी से किसी को भी पता लग सकता है कि ये वेबसाइट जो है PHP में बनी हुई है। तो अगर इस तरह के हम एक्सटेंशंस को हाइड करना चाहते हैं और अगर हम SEO बेस्ड यूरल क्रिएट करना चाहते हैं, देखिए SEO बेस्ड यूरल्स भी होते हैं जिसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे को लारावेल के अंदर इनबिल्ट ही मिल जाती है। इसके बाद जो इसका मेन बेनिफिट मेरे को एक लगता है वो है कमांड लाइन इंटरफेस, जो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। देखिए इसके अंदर लारावेल के अंदर इनबिल्ट एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसको हम कहते हैं कंपोजर, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर जाके एक बेसिक कोड लिखना है क्लास का। जैसे आप कोई मॉडल बना रहे हैं तो उसके अंदर जाके एक बेसिक कोड लिखना पड़ता है हमें हर स्टार्टिंग में। तो वो कुछ भी लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है, हमें जस्ट उसकी कमांड डालनी है कंपोजर के अंदर जाकर और एंटर प्रेस करना है। वो सारा का सारा काम खुद ही कर देगी, आपकी एक फाइल भी क्रिएट कर देगी, उसके अंदर एक जाके बेसिक कोड भी लिख देगी। तो इससे भी हमारा टाइम काफी कम हो जाता है डेवलपमेंट का। इसके बाद लारावेल में एक पॉपुलर फीचर है जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट इंजन। देखिए लारावेल जो है यहाँ पर एक टेम्पलेट इंजन यूज करता है जिसे हम बोलते हैं ब्लेड टेम्पलेट, जिसकी हेल्प से आप HTML के अंदर अगर PHP का कोड करना चाहते हैं तो वो कोड काफी कम करना पड़ता है। उसको देखने से भी ऐसा नहीं लगता कि आपका कोड कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो इसको भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद इसके अंदर इनबिल्ट फीचर है ऑथेंटिकेशन का। देखिए आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें आजकल ऐसी वेबसाइट्स बनानी होती हैं जिसमें एडमिन पैनल होता है, जिसमें लॉगिन लॉगआउट होता है। तो जितना भी ऑथेंटिकेशन का इस तरह का वर्क होता है वो लारावेल के अंदर इनबिल्ट ही है। फिर आता है हमारा टेस्टिंग और डिबगिंग। देखिए लारावेल के अंदर इनबिल्ट ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो हमारे टेस्टिंग और डिबगिंग के काम आते हैं। जो भी हमारे कोडिंग के एरर्स होते हैं, बग्स होते हैं, उनको रेक्टिफाई करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। इसके बाद हमारे पास मेन फीचर है वो है सिक्योरिटी का। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लारावेल के अंदर हमारे को सिक्योरिटी का कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ जितने भी वर्ल्ड में अलग अलग हैकिंग की टेक्निक्स हैं जैसे XSS, CSRF, SQL इंजेक्शन, ये तीनों तरीके की जितनी भी हैकिंग की टेक्निक्स हैं, लारावेल के अंदर ऐसा इनबिल्ट सिस्टम बना हुआ है कि आपको खुद से इस तरह की हैकिंग से प्रिवेंट करने के लिए आपको कोड नहीं करना पड़ता। ये सारा फीचर आपको इनबिल्ट ही मिल जाता है लारावेल के अंदर, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी वेबसाइट भी बहुत ज्यादा सिक्योर होती है। इसके बाद हमारे पास फीचर आता है स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। देखिए अगर बात करें परफॉर्मेंस की कि हमारी वेबसाइट लारावेल में बनाने के बाद कैसे परफॉर्म करेगी, क्या वो स्लो होगी या फास्ट होगी, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि लारावेल के अंदर कैशिंग के बहुत सारे इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं, फीचर्स हैं जो कैशिंग करने का काम करते हैं। जैसे कि वर्ल्ड की 2 पॉपुलर कैशिंग सिस्टम्स हैं, रेडिस और मेमकैस्ट। ये इनबिल्ट ही आपको लारावेल के अंदर मिलते हैं। मतलब कि जो भी आप अपनी वेबसाइट लारावेल के अंदर बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली फास्ट होगी। और जहां पर बात करें स्केलेबिलिटी की, देखिए अगर आपने एक वेबसाइट बना ली है और उसको आपको बहुत बड़ी वेबसाइट बनाना है, मतलब कि बहुत बड़ी पोर्टल बनाना है, तो आप इजीली स्केल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पुराने कोड के अंदर जाके तो कुछ चेंज करना नहीं है। आपको MVC पैटर्न को फॉलो करना है और अपने अलग से कंट्रोलर बनाने हैं, मॉडल्स बनाने हैं और फाइल भी अलग ही बनानी है। तो वेबसाइट को स्केल करना भी ईजी हो जाता है। और लास्ट जो हमारा बेनिफिट है वो है रोबस्ट इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी, जिससे मेरा मतलब है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लारावेल जो है बहुत बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क है वर्ल्ड का, तो उसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नेट पे आपको इसका इजीली सोल्यूशन मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को लारावेल में लगती है, मैं एज कंपेयर करूं दूसरे फ्रेमवर्क्स की, तो लारावेल की वेबसाइट पे ही बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है कोड की, कि आपको कोडिंग को कैसे करना है, किस मेथड का क्या मतलब है। जितने भी इनबिल्ट मेथड्स आते हैं उन सब के अलग अलग मतलब बताए हुए हैं, उनके अलग अलग एग्जाम्पल शो किए हुए उनकी वेबसाइट पे, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इस लारावेल सीरीज में सीखने क्या क्या वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स, जिसको हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं आर्टिसन CLI, जिसमें हम कमांड्स के बारे में देखेंगे। मैंने आपको बताया कि लारावेल जो है कमांड लाइन इंटरफेस पे चलता है, तो उसके यहाँ पर अलग अलग कमांड्स को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे, व्यूज क्या होते हैं, ब्लेड टेम्पलेट के बारे में डिटेल में समझेंगे,
कंट्रोलर्स की कैसे हम कोड करते हैं, मॉडल्स कैसे बनाते हैं जिसमें हम डाटाबेस का कोड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक इनबिल्ट फीचर आता है एलोक्यूट ORM, जिसके अंदर हम SQL की क्वेरीज को राइट कर सकते हैं लारावल के तरीके से, जिससे हमारा SQL की क्वेरीज को लिखने का टाइम जो है खत्म हो जाता है बिल्कुल। फिर इसके बाद हम माइग्रेशन सीखेंगे, जैसे डाटाबेस की माइग्रेशन वगैरह। मिडलवेयर सीखेंगे, ये भी एक टॉपिक है मेन। फॉर्म की वैलिडेशन करना सीखेंगे, ऑथेंटिकेशन सीखेंगे, फाइल को अपलोड करना सीखेंगे, फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, APIs को कैसे बनाते हैं, उसकी वैलिडेशंस कैसे करते हैं। और इसके बाद हम 2 प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। सबसे पहले हम एक क्रूड बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम डाटाबेस के अंदर डाटा को ऐड कैसे करना है, रीड कैसे करना है, अपडेट और डिलीट कैसे करना है। और लास्ट में हमारा सबसे मेन प्रोजेक्ट होगा न्यूज़ ब्लॉग, जैसा कि हमने अपने PHP कोर्स में भी बनाया था एक न्यूज़ ब्लॉग का प्रोजेक्ट। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर लारावल के अंदर भी न्यूज़ ब्लॉग का एक प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने ये सारे टॉपिक्स लिखे हैं, ये सिर्फ मेन टॉपिक्स के नाम लिखे हैं। इसके अलावा जितने छोटे टॉपिक्स हैं उनको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो सभी हम इसी सीरीज में कवर करेंगे। तो ये थी हमारी लारावल की इंट्रोडक्शन। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लारावल को इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।